So our next topic is the procedures. So those procedures which our Constituent Assembly followed in order to enshrine certain provisions within our Constitution. Now अब जो आगे आने वाले जितने भी टॉपिक्स हैं ये सारे बेसिकली एक रीडिंग के लिए हैं और ज़्यादातर 1 मार्कर के लिए ही इम्पोर्टेंट है. ओके, सो सी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड 8 मेजर कमेटीज ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स. अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी मेजर कमेटीज़ थी? 8 मेजर कमेटीज़ थी. ओके, एंड इनको लीड कौन कौन करता था? राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू एंड बी आर अम्बेडकर. ठीक है, अब जैसे पर मैन जो है वो 2 कमेटीज़ को हेड करता था. अब हमें पता है राजेंद्र प्रसाद जो थे वो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. ठीक है, वल्लभ भाई पटेल क्या करते थे? कोई भी डिस्कशन डेलिब्रेशन होती थी उसको पब्लिक से डिस्कस भी करते थे और देखते थे कि हर जो भी डिस्कशन है उसको हम रिकॉर्ड करके आगे मीडिया में दें. उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू ने ही प्रपोज़ किया था कि जो है हम इंडिया का जो हमारा नेशनल फ्लैग होगा वो एक ट्राई कलर होगा जिसमें सैफरन टॉप पे होगा, सेंटर में वाइट, देन थर्ड कलर होगा ग्रीन होगा एंड देन बीच में एक व्हील होगा नेवी ब्लू कलर में. देन बी आर अम्बेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी एंड ही वॉज ऑल्सो अ लॉयर. अब देखो ये जो सभी लोग थे दीज वर नॉट एक्चुअली द मैन हु अग्रीड टू ऑल द थिंग्स. लाइक कोई भी इशू है कि हाँ सबका एक ही कंसेंट रहेगा कि हाँ येस या फिर नो. एक्चुअल में दीज वर लीडर्स जिनके आपस में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स होते थे. जैसे देखो बी आर अम्बेडकर जो थे ही वॉज अ बिटर क्रिटिक ऑफ कांग्रेस एंड महात्मा गांधी. अब महात्मा गांधी के साथ इनके काफ़ी क्लैश होते थे क्योंकि ये कहते थे कि महात्मा गांधी जो है वो एससीज़ की अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं. फिर पूना पैक्ट के बाद ये सब जो चीज़ें थी वो रिजॉल्व हुई थी. सिमिलरली पटेल एंड नेहरू जो हैं दीज डिसअग्रीड ऑन मैनी इश्यूज़. एक्चुअल में ये आने वाली आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे वैसे, बट पटेल और नेहरू के बीच में एक डिसएग्रीमेंट ये भी था कि पटेल ने कहा, मतलब सरदार पटेल ने कहा था कि चाइना जो है आने वाले टाइम पे हम पे अटैक करेगा, लेकिन नेहरू जी उसे बिल्कुल नहीं उन्होंने एक्सेप्ट किया था. उन्होंने कहा नहीं, चाइना हम पे कभी अटैक नहीं करेगा, लेकिन एक्चुअल में इन द फ्यूचर चाइना अटैक्ड अस. ओके, ये 1962 की बात है, ये इतना सिग्निफिकेंट नहीं है बट आपको नेम्स पता होने चाहिए. सो नेवरदलेस दे ऑल वर्क टुगेदर. बट वही है, एट द एंड बनाना उन्होंने पूरी कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है तो सब इकट्ठा ही काम करते थे. नाउ ईच ऑफ द कमेटी ड्राफ्टेड अ प्रपोजल which was then subjected to debate by entire community बेसिकली असेंबली. कि जैसे सपोज कोई भी कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी ने कोई भी रिपोर्ट दी तो क्या होगा, उस रिपोर्ट को जब प्रेजेंट किया जाएगा तो वो पूरी असेंबली में डिस्कशन होगी, डिबेट होगी. एवरी सिंगल आर्ग्यूमेंट वॉज रिस्पॉन्डेड विद ग्रेट केयर एंड इन राइटिंग. बेसिक द आइडिया क्या था इतना डिबेट कराने का, डेलिब्रेशन कराने का, डिस्कशन कराने का? वो यही आइडिया था कि जो ओपिनियन पब्लिक प्रेजेंट, मतलब पब्लिक इन द सेंस जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो प्रेजेंट कर रही हैं, वो बेसिकली एक पब्लिक ओपिनियन हो. कि अगर हम बाहर जाते हैं तो लोग जो ओपिनियन कहेंगे कि मतलब हर कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उस एक पर्टिकुलर लॉ को क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा ना कि हमारे लिए इसमें क्या है. तो वही है, आइडिया यही था कि जो ये आर्ग्यूमेंट है ये सारी रिप्रेजेंट करें कि पब्लिक ओपिनियन क्या रहेगा इस लॉ पे. ठीक है, नाउ देखो असेंबली मेट फॉर 166 डेज स्प्रेड ओवर 2 years 11 months and 18 days. ये भी 1 मार्कर के लिए है कि 166 डेज मिली थी विद इन द टेन्योर ऑफ दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949 में 166 डेज में मिलके इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. तो वही है, ये 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितना टाइम लगा. 2 years 11 months and 18 days एंड इट्स सेशन वर ओपन टू प्रेस अलाइक. एक्चुअल में ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी सेशन हो रहा है, जो भी डिस्कशन हो रही है उसको एक्चुअल में न्यूज़पेपर में भी प्रिंट किया जाता था ताकि कॉमन लोगों के पास भी जो है इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन जाएगी किस चीज़ पे अभी कोई प्रोविज़न बनाने वाले हैं या इसका पब्लिक पे क्या असर होगा. एंड एट द एंड वो न्यूज़पेपर में लोगों से पूछते भी थे कि लोगों का इस चीज़ पे क्या ओपिनियन है. तो इन दिस वे ऑल दीज प्रोसीजर्स वर ओपन टू ऑल.